हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर बीपीएससी। हम लोग करंट अफेयर्स को देख रहे थे। इसके लिए हम लोगों ने उत्कर्ष प्रकाशन का जो मैगज़ीन है, उसको कवर कर रहे थे। इस सिलसिले में हम लोगों ने पार्ट 1 लाया था, जिसमें 2025 की जो जनवरी से लेकर जून तक के भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे, उसको हम लोगों ने डिटेल में देखा था। इसके बाद पार्ट 2 आया था। पार्ट 2 में हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देखा था, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फिर पार्ट 3 में हम लोगों ने नेशनल इम्पोर्टेंस के जो करंट अफेयर्स थे, राष्ट्रीय परिदृश्य, उसको देखा था। इसी सिलसिले में ये चौथा वीडियो है, आर्थिक परिदृश्य। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। अगर आप लोगों ने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो उसे आप लोग देख सकते हैं। क्विक रिवीजन पर्पज़ से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। पॉडकास्ट की तरह भी आप उसे सुन सकते हैं, जिससे क्विकली आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाएगा। मल्टीपल टाइम्स उसे सुनें और स्पीड को बढ़ाकर भी सुना जा सकता है। ठीक है? आइए राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य के न्यूज़ को देखते हैं। पहला न्यूज़ है बीमा ट्रिनिटी को लेकर। तो बीमा ट्रिनिटी क्या है? समझिए कि 13 से 14 फरवरी 2025 को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने आयोजित 9वें बीमा मंथन के दौरान बीमा ट्रिनिटी, इसके अंतर्गत बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक है, नाम का एक क्रांतिकारी योजना का अनावरण किया है। तो देखिए, इससे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है कि ये बीमा ट्रिनिटी के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं? तो बीमा ट्रिनिटी में आपको बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक आता है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि ये बीमा ट्रिनिटी नामक जो योजना है या जो कदम है, ये किसके द्वारा उठाया गया है? तो ये भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण यानी IRDAI के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है? तो बीमा ट्रिनिटी आप लोग याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला न्यूज़ है जलवायु बजट। अहमदाबाद नगर निगम टिकाऊ और जलवायु बजट शीर्षक वाले बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया है। अहमदाबाद नगर निगम को आप लोग याद रखेंगे। ये टिकाऊ और जलवायु बजट शीर्षक से जो है अ, बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया है। तो काफ़ी बेहतरीन कदम है, इसे आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे। थर्ड जो न्यूज़ है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है। न्यूज़ क्या है? एमएसएमई को लेकर है कि केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, मध्य और लघु उद्यमों के लिए संशोधित वर्गीकरण मापदंड अधिसूचित किए हैं। यानी एमएसएमई की जो परिभाषा है, उसमें बदलाव किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि बजट 2025-26 में जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण, उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि एमएसएमई जो है, उसकी परिभाषा में परिवर्तन किया जाएगा। और उसमें क्या परिवर्तन किया गया है, उसे समझते हैं। तो एमएसएमई की जो निवेश और टर्नओवर है, उसके अनुसार जो है परिभाषा में परिवर्तन किया गया है। जैसे निवेश को 2.5 टाइम्स बढ़ा दिया गया है, इसके अलावा टर्नओवर को 2 टाइम्स बढ़ाया गया है। ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, निवेश को 2.5 टाइम्स बढ़ाया गया है, यानी 2.5 गुना बढ़ाया गया है। वहीं टर्नओवर जो है वो 2 गुना बढ़ाया गया है। ठीक है? तो नवीनतम जो आंकड़े हैं, उस हिसाब से सूक्ष्म उद्योग जो है, वो 2.5 करोड़ से लेकर मतलब निवेश की जो सीमा है सूक्ष्म उद्योग को, वो है 2.5 करोड़। वहीं टर्नओवर की बात करेंगे तो ये 10 करोड़ के आसपास है। वहीं लघु उद्यम की बात करेंगे तो जो निवेश की सीमा है, वो 2.5 करोड़ से लेकर 25 करोड़ रुपए तक है। वहीं इसकी टर्नओवर की बात करेंगे तो ये 10 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के मध्य है। वहीं मध्यम उद्योग की बात करेंगे तो इसकी निवेश सीमा जो है, वो 25 करोड़ रुपये से अधिक और 125 करोड़ रुपये के मध्य जो है रखी गई है। वहीं टर्नओवर की बात करेंगे तो इसे 100 से 500 करोड़ रुपये तक का रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि निवेश की सीमा को 2.5 टाइम्स बढ़ाया गया है, वहीं टर्नओवर को 2 टाइम्स बढ़ाया गया है। जहाँ तक एमएसएमई की बात है, तो एमएसएमई जो है, वो एमएसएमई अधिनियम 2026 से लागू होता है। ठीक है? और 2 अक्टूबर 2006 से एमएसएमई अधिनियम जो है, वो लागू हो गया है। ठीक है? चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं, स्टार्टअप महाकुंभ नई दिल्ली। तो 3 से 5 अप्रैल 2025 तक केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत मंडपम में आयोजित हुए स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। आपसे पूछा जा सकता है कि स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ आयोजित हुआ था? ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था। इसके अलावा इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? ये पीयूष गोयल के द्वारा किया गया था। और ये ब स्टार्टअप महाकुंभ का दूसरा संस्करण था, तो ये संस्करण भी याद रखेंगे आप लोग।
ठीक है? इसके अलावा अगर हम लोग स्टार्टअप महाकुंभ की थीम की बात करें, तो थीम था जिले से जगत तक। थीम क्या था? जिले से जगत तक, ठीक है? तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला न्यूज़ देखते हैं, रेपो दर एट 5.50। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने अपनी रेपो दर को जो है घटाया है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए एग्ज़ाम पर्पज़ से रेपो दर कितना हो गया है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आंकड़े महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। लेकिन ये जो रेपो, रिवर्स रेपो का जो कॉन्सेप्ट है या ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है, इन सब का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? जैसा कि आपको पता होगा इकोनॉमिक्स में मॉनेटरी पॉलिसी आती है, मौद्रिक नीति। और मौद्रिक नीति के बहुत सारे टूल्स होते हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बहुत सारे ट टूल्स को यूज़ करके इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का काम करता है। तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है? जो कि एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। यहाँ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ही ध्यान रखा जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा कि आरबीआई के गवर्नर जो हैं वो संजय मल्होत्रा बने हैं, ठीक है? आरबीआई के गवर्नर पूर्व में शक्तिकांत दास थे, 6 वर्ष का कार्यकाल उनका रहा था, जिन्हें फिर हटा दिया गया था और वर्तमान में संजय मल्होत्रा जो है वो रिज़र्व बैंक के गवर्नर हैं। सीआरआर की जहाँ तक बात करें तो सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिज़र्व रेशियो, ठीक है? कैश रिज़र्व रेशियो वैसा फंड है जिसे वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा रिज़र्व बैंक में जमा किया जाता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है? तो वर्तमान में जो है कैश रिज़र्व रेशियो 3% करने की घोषणा कर दी गई है। तो आंकड़े हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, एसडीएफ क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। एमसीपी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के बारे में देख लेते हैं। मौद्रिक नीति समिति जो है इसके अध्यक्ष रिज़र्व बैंक के गवर्नर होते हैं और ये 6 सदस्यीय समिति होती है, ठीक है? चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ओडिशा। तो देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन उड़ीसा के पारादीप में एक मेगा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने में 61,000 करोड़ से अधिक का निवेश करेगी। तो ध्यान रखिएगा कि कौन सी कंपनी निवेश कर रही है, तो आईओसी कर रही है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इसके अलावा कहाँ पे किया जा रहा है, तो ये उड़ीसा के पारादीप में किया जा रहा है, ठीक है? पारादीप में बंदरगाह भी है, इससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन उड़ीसा के पारादीप में एक मेगा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करेगी, ठीक है? चलिए, अगला देखते हैं वास्तविक आर्थिक विकास दर। तो इस न्यूज़ में क्या कहा गया है ये समझिए कि जो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है, उसके वेबसाइट पर एक न्यूज़ आई थी, तब से ये चर्चा में बना हुआ है। न्यूज़ क्या था कि जो वास्तविक आर्थिक विकास दर होता है, देखिए विकास दर भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है नॉमिनल और एक होता है रियल। तो जो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसके बारे में बताया गया था कि पिछले 10 वर्षों में तमिलनाडु का जो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, वो भारत के बाकी सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा रहा है, ठीक है? इस तरीके से समझिए कि केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु को 2024-25 के लिए 9.69% की वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर देश के किसी भी राज्य के लिए सबसे अधिक है। इसके अलावा यह पिछले 10 वर्षों में राज्य के लिए सबसे अधिक है। तो ध्यान रखिएगा रियल ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो तमिलनाडु का ग्रोथ रेट जो है सबसे ज़्यादा है, ये 9.69% है। ठीक है? चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है भारत के कुल निर्यात से संबंधित। तो हाल ही में जो है कुछ आंकड़े प्रकाशित हुए थे, उससे संबंधित ये न्यूज़ आर्टिकल छपा है। क्या है तो समझिए। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारतीय निर्यात 820 मिलियन डॉलर तक पहुँच गया है। ठीक है? तो 2024-25 में जो भारत का निर्यात है, कुल निर्यात, वो 820 मिलियन डॉलर तक पहुँच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.5% की वृद्धि दर्शाता है। वहीं वर्ष 2024-25 में कुल आयात की बात करें तो ये 915 बिलियन डॉलर था। इस अवधि के लिए व्यापार घाटा 94.26 बिलियन डॉलर है। तो ध्यान रखिएगा व्यापार घाटा कितना है तो 94.26 बिलियन डॉलर है। आप आसानी से 94 बिलियन डॉलर याद रख सकते हैं। इसके अलावा निर्यात की बात करेंगे तो 820 बिलियन डॉलर है और आयात की बात करेंगे तो 915 बिलियन डॉलर है। वहीं व्यापार घाटा की बात करेंगे तो आप 915 में से 820 को घटाएँगे तो ये कहीं न कहीं 95 के आसपास आता है। तो यही आपको 94.26 बिलियन डॉलर जो है व्यापार घाटा दर्शाया गया है। ठीक है? तो निर्यात का आंकड़ा याद रखेंगे 820 बिलियन डॉलर, आयात का आंकड़ा याद रखिएगा 915 बिलियन डॉलर और व्यापार घाटा कितना है तो 94.26 बिलियन डॉलर। ठीक है? चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं हरित क्रिप्टो करेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। न्यूज़ क्या है?
कि जो भूटान देश है, जो हिमालयी देश भूटान है, वो अपने देश में क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करेगा, ठीक है? और इस माइनिंग में जो वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा, वो ग्रीन एनर्जी होगा, ठीक है? ग्रीन एनर्जी मतलब क्या? इ जो एनर्जी होगा वो विद्युत से आएगा, जल विद्युत से आएगा यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से आएगा, ठीक है? तो इसी को जो है हरित क्रिप्टो करेंसी कहा गया है। मैं न्यूज़ पढ़ देता हूँ। भूटान के सॉवरेन वेल्थ फंड के मुख्य कार्यकारी ने कहा कि हिमालय देश भूटान अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के और प्रतिभा पलायन को कम करने के लिए रोजगार सृजन के लिए जल विद्युत का उपयोग करके हरित क्रिप्टो करेंसी का खनन और लाभ उठाने के तरीके खोज रहा है। हरित क्रिप्टो करेंसी जीवाश्म ईंधन के बजाय स्वच्छ ऊर्जा संसाधन जैसे पवन, जल और सौर ऊर्जा का उपयोग करके खनन की जाने वाली डिजिटल मुद्राएं हैं। तो जो खनन किया जाएगा क्रिप्टो करेंसी का, उसमें सौर ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और विंड एनर्जी इन सब का प्रयोग किया जाएगा। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो हरित क्रिप्टो करेंसी किस देश के द्वारा लाया जा रहा है? तो भूटान का नाम याद रखिएगा। अगला न्यूज़ है, नाबालिगों को बचत और सावधि जमा खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने नाबालिगों को बचत और सावधि जमा खाते खोलने के लिए अनुमति दे दी है। ये न्यूज़ क्या है ये समझिए। आरबीआई 10 वर्ष और उससे अधिक आयु के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बचत और सावधि जमा खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति दे रहा है। ठीक है? तो ये रिज़र्व बैंक का एक सराहनीय प्रयास है। इसमें जो कम उम्र के बच्चे हैं, जैसे नाबालिग हैं, उनके अंदर जो है बचत की प्रवृत्ति बढ़ेगी। अगला न्यूज़ है, शुद्ध लाभ वाली 100 वैश्विक कंपनियाँ। तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई, दुनिया की सबसे अधिक लाभदायक कंपनियों में से एक बनकर एक नई मील के पत्थर पर पहुँच गई है। एसबीआई जो है अब 98वें स्थान पर आ गई है, 98 पोज़ीशन पे रही थी। इसके अलावा टॉप पोज़ीशन पे गूगल है, ठीक है? गूगल की अगर वार्षिक आय की बात करें तो वो 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसके अलावा सेकंड पोज़ीशन की बात करें तो सऊदी अरब की जो अरामको कंपनी है, वो 105 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 98th पोज़ीशन पे है और इसका कुल वार्षिक आय जो है या कुल वार्षिक लाभ वो 9.2 बिलियन डॉलर है। ठीक है? ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला न्यूज़ है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के 12 प्रमुख बंदरगाह। तो भारत के प्रमुख 12 बंदरगाह कौन-कौन से हैं? लिस्ट एक बार देख लेते हैं। पहला है चेन्नई का, तमिलनाडु का चेन्नई, फिर तमिलनाडु का दूसरा है वीओ चिदम्बरम बंदरगाह, तीसरा है तमिलनाडु का कामराज बंदरगाह जिसे एन्नोर बंदरगाह भी कहते हैं, चौथा है आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम बंदरगाह, पाँचवाँ है उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह, छठा है पश्चिम बंगाल का श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, सातवाँ है केरल का कोचीन बंदरगाह, आठवाँ है कर्नाटक का न्यू मैंगलोर बंदरगाह, नौवाँ है गोवा का मुरगांव बंदरगाह, 10वां है गुजरात का दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, 11वां है महाराष्ट्र का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, इसको नाहवा पोर्ट भी कहते हैं, फिर 12वां है महाराष्ट्र का ही मुंबई बंदरगाह। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र में जो है 13वां प्रमुख बंदरगाह भी बनाया गया है, जिसे बधावन नाम दिया गया है। ये अभी निर्माणाधीन है, अभी बन ही रहा है। ठीक है? तो भारत के कुल प्रमुख 12 प्रमुख बंदरगाहों को हम लोगों ने देख लिया है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त फ्लिपकार्ट। तो ये न्यूज़ क्या है समझिए, वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट को भारतीय रिज़र्व बैंक से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में काम करने की मंजूरी मिल गई है। ठीक है? तो फ्लिपकार्ट जो कंपनी है, जो कि वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली कंपनी है, उसे एनबीएफसी के रूप में काम करने का मंजूरी मिल गई है। ठीक है? एनबीएफसी क्या होता है? तो एनबीएफसी वित्तीय संस्थान है जो ऋण और ऋण प्रदान करते हैं, लेकिन पारंपरिक बैंक जमा स्वीकार नहीं करते। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो हैं, वैसे कंपनीज़ होती हैं जो ऋण देती हैं यानी लोन दे सकती हैं, ठीक है? लेकिन ये जो ट्रेडिशनल बैंक का काम होता है, जैसे जमा स्वीकार करना या इस तरीके का काम वो नहीं कर सकती हैं, ठीक है? आप जो है एक बार इंडियन बैंकिंग सिस्टम है उसको ज़रूर देखें, उसमें विभिन्न प्रकार के बैंकों के बारे में बताया जाता है, उसी में एनबीएफसी भी आपको आता है, तो इसको एक बार आप लोग डिटेल में देख लेंगे। अगला न्यूज़ देखते हैं, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में है, तो ध्यान रखिएगा कि जीडीपी के लिए जो है
2 प्रकार का जीडीपी होता है, एक होता है रियल जीडीपी और एक होता है नॉमिनल जीडीपी, ठीक है? तो इसके लिए जो है एक आधार वर्ष जो है वो बनाया जाता है ताकि जीडीपी की गणना की जा सके। तो काफ़ी लंबे समय से जो है भारत का आधार वर्ष जो है वो आधार वर्ष 2011-12 है, ठीक है? और बहुत समय से इसे बदलने की माँग उठाई जा रही है। तो हाल-फिलहाल में ऐसी चर्चाएँ हैं कि जो नया आधार वर्ष है वो 2022-23 किया जाएगा, ठीक है? तो अभी जो है ऐसा निर्णय सामने नहीं आया है, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे कि आधार वर्ष बदलने की बात चल रही है। 11-12 से बढ़ाकर इसे 22-23 कर दिया जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। जहाँ तक आधार वर्ष की बात है, तो आधार वर्ष एक बेंचमार्क वर्ष है, जिसका उपयोग आर्थिक और सांख्यिकी गणनाओं में तुलना के लिए किया जाता है। यह एक संदर्भ बिंदु प्रदान करता है, जिससे आधार पर जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी जैसे संकेतकों के वर्तमान मूल्यों को मापा जाता है, ताकि समय के साथ वास्तविक परिवर्तनों को ट्रैक किया जा सके। यह हमें मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटाने और वास्तविक विकास को देखने की अनुमति देता है। ठीक है? तो आधार वर्ष जो है अभी वर्तमान में 11-12 है, इसे बढ़ाकर 22-23 करने की बात चल रही है। अगला न्यूज़ देखते हैं, भारत का चौथा यूनिकॉर्न ड्रूल्स, ठीक है? तो भारत का चौथा यूनिकॉर्न कौन-सा बन गया है? ड्रूल्स। ये चौथा यूनिकॉर्न क्या है ये समझिए, ये इस वर्ष का चौथा यूनिकॉर्न है, 2025 का। न्यूज़ क्या है? बेंगलुरु स्थित पालतू जानवरों के भोजन की कंपनी ड्रूल्स आधिकारिक तौर पर यूनिकॉर्न यानी $1 बिलियन या उससे अधिक मूल्य की स्टार्टअप बन गई है। यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न वैसी कंपनी को कहते हैं जिसका कुल मूल्य जो है वो $1 बिलियन के आसपास हो जाता है, ठीक है? ऐसा तब हुआ जब स्विस उपभोक्ता सामान की दिग्गज कंपनी नेस्ले ने डूल्स का एक छोटा हिस्सा खरीदा, ठीक है? तो नेस्ले ने जब रूल्स के छोटे हिस्से को खरीदा है, तब जो है इसका वैल्यू मार्केट वैल्यू $1 बिलियन हो गया, जिसके कारण जो है रूल्स ये यूनिकॉर्न बन गई है। रूल्स अब तक भारत में इस साल यूनिकॉर्न बनने वाली चौथी कंपनी है। इससे पहले भारत में जो 2025 में पहली कंपनी जो यूनिकॉर्न बनी, वो थी डीपटेक स्टार्टअप नेट्राडाइन। इसके अलावा दूसरी कंपनी थी जस्पे और तीसरी कंपनी थी लॉजिस्टिक्स फार्म पोर्टर, ठीक है? तो ये 3 कंपनियाँ पहले से यूनिकॉर्न बनी हुई थी, चौथी कंपनी ड्रूल्स बन गई है। ये पालतू जानवरों के लिए भोजन बनाती है। इस तरीके से हम लोगों ने कुछ आर्थिक परिदृश्य के महत्वपूर्ण न्यूज़ देखे। बाकी न्यूज़ हम लोग आर्थिक परिदृश्य के अन्य न्यूज़ों को हम देखेंगे। तो लल्लन टॉप मैगज़ीन में जो उत्कर्ष पब्लिकेशन के द्वारा जारी किया जाता है, उसमें इतने ही आर्थिक परिदृश्य से संबंधित न्यूज़ दिए गए थे। इसके बाद और आर्थिक परिदृश्य से जुड़े हुए न्यूज़ और मिलेंगे। इसके बाद अलावा हम लोगों ने घटना चक्र की आय दृष्टि मैगज़ीन का जो आर्थिक परिदृश्य वाले न्यूज़ थे, उसे भी अलग वीडियो में कवर कर रखा है। तो आप उसका रेफ़रेंस भी ले सकते हैं, उसे भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से संबंधित न्यूज़ को देखते हैं। ठीक है? तो पहला न्यूज़ क्या है? पहला न्यूज़ है भारत की पहली तटीय और बेडर पक्षी जनगणना गुजरात। ये न्यूज़ क्या है ये समझिए। 3 से 5 जनवरी 2025 तक गुजरात के जामनगर में बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी गुजरात द्वारा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य के तटीय और बेडर पक्षियों की जनगणना की गई। तो कहाँ पे किया गया है ये जनगणना? जनगणना किया गया है गुजरात के जामनगर में। वहीं पर आपको मेराइन नेशनल पार्क है, ठीक है? वहीं पर जो है आपको तटीय और बेडर पक्षियों की जनगणना की गई है। तो ध्यान रखिएगा जामनगर, ठीक है? और मराइन नेशनल पार्क। अगला न्यूज़ है पनडुब्बी बागसीर। तो ध्यान देंगे कि मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने प्रोजेक्ट P75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी बागसीर को भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया है, ठीक है? यह एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। तो नाम क्या है? छठे पनडुब्बी का नाम है आईएनएस बागसीर। इससे पहले ध्यान रखेंगे कि 5 अन्य पनडुब्बियों को भी शामिल किया गया था, जिसमें से पहले का नाम था आईएनएस कलबड़ी, दूसरे का नाम था आईएनएस खंडेरी, तीसरे का नाम था आईएनएस कंजर, चौथे का नाम था आईएस बेला और पांचवे का नाम था आईएस बागीर। छठे का नाम क्या है? आईएनएस बागसीर, ठीक है? ध्यान देंगे कि ये जो पनडुब्बी हैं, जो कि प्रोजेक्ट 75 बी के तहत तैयार किया जा रहा है, वो फ्रांस की नौसेना के सहायता से निर्माण किया जा रहा है, ठीक है? फ्रांस की नौसेना की सहायता से। अगला न्यूज़ है स्वदेशी पैरासिटामोल। तो ध्यान देंगे कि 5 जनवरी 2025 को डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के 40वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित दवा पैरासिटामोल की घोषणा की। इसका उपयोग आमतौर पर दर्द, बुखार आदि के लिए किया जाता है। ध्यान देंगे कि कर्नाटक स्थित सत्यदीप्ति फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो है इसका अ, सफलता का उपयोग घरेलू स्तर पर सस्ती पैरासिटामोल का उत्पादन करके करेगी, ठीक है? तो कौन-सी कंपनी बनाएगी? सत्यदीप्ति फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है? इसके अलावा ये पैरासिटामोल है, किसके द्वारा खोज की गई है, किसके द्वारा विकास किया गया है? तो कंपनी का नाम याद रखिएगा, संस्थान का नाम। नाम क्या है? नाम है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है? वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद, पैरासिटामोल की खोज की गई है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ है मैत्री अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका। तो भारत अंटार्कटिका में मैत्री 2 नामक एक नया अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की तैयारी कर रहा है, जो अपने पुराने पूर्ववर्ती को प्रतिस्थापित करेगा। नया स्टेशन मौजूदा मैत्री स्टेशन के पास पूर्वी अटलांटिका में स्थापित होगा। ठीक है? तो पूर्वी अंटार्कटिका में बनाया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। नाम क्या है? मैत्री 2। ये 2029 तक तैयार हो जाएगा, ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ध्यान दें कि वर्तमान मैत्री स्टेशन की स्थापना 1988 में की गई थी और इसका परिचालन जीवन काल जो था केवल 10 वर्ष का था। ठीक है? तो इसी के कारण जो है नया बेस बनाया जा रहा है, ठीक है? नया अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है जिसका नाम है मैत्री 2, ये 2029 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अगला है नारी तरंगिणी, ये क्या है ये समझिए। तो 6 जनवरी 2025 को अत्रे इनोवेशन पुणे द्वारा विकसित एआई संचालित पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस नारी तरंगिणी को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने स्वीकृति दी, जिससे यह आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण बन गया है। तो ये जो है नाड़ी तरंगिणी वो भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण बन गया है। नाड़ी तरंगिणी क्या है? तो नाड़ी तरंगिणी जो डिवाइस को अनिरुद्ध जोशी ने आईआईटी बॉम्बे में अपने शोध प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया है। ठीक है? तो नाड़ी तरंगिणी जो है ये भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण बन गया है। अगला है नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल। तो डीआरडीओ जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल नाग MK2 का सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपण कर लिया है। ठीक है? तो पूछा जा सकता है नाग MK2 क्या है? तो ये एक एंटी टैंक मिसाइल है। डीआरडीओ के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और ये फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पर काम करता है। अगला न्यूज़ है कुडनकुलम संयंत्र की 1000 मेगावाट की छठी इकाई रूस। ध्यान देंगे रूसी सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी रोसाटॉम ने तमिलनाडु के तिरुनेवेली जिले के कुडनकुलम में स्थापित किए जा रहे कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की VVER 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई को एक विशेष जहाज पर भेजा है। ठीक है? तो जो 1000 मेगावाट की जो अंतिम इकाई है, जो कि छठी इकाई होगी, उसे कुडनकुलम में स्थापित किया जाएगा और रूस की सहायता से जो है ये लगाया जाएगा। ठीक है? वर्ष 1988 में भारत सरकार और सोवियत संघ के बीच तमिलनाडु के कुडनकुलम में 6000 मेगावाट क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा ये कुडनकुलम परमाणु संयंत्र जो है वो रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। अगला न्यूज़ है क्रायोबोर्न बेबी कोरल। तो विश्व के पहले क्रायोबोर्न बेबी कोरल को ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। कहाँ पे किया गया है? क्रायोबोर्न बेबी कोरल को ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने ग्रेट बैरियर रीफ के एकत्र क्रायोप्रिजर्व्ड शुक्राणुओं से कोरल एग्स को निषेचित करने के लिए अत्याधुनिक क्रायो प्रिजर्वेशन का उपयोग किया था। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? क्रायोबोर्न बेबी कोरल ये कहाँ पे सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है? तो ये ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। अगला न्यूज़ है छठी खगोलीय वेधशाला। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान एसएन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंस ने पूर्वी भारत की पहली और देश की छठी खगोलीय वेधशाला का पंचेत पहाड़ी गढ़पंचकोट क्षेत्र पुरुलिया जिले पश्चिम बंगाल में उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर स्थापित हुआ है? पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ है, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में। ठीक है?
देश का छठा खगोलीय वेधशाला है ये। अन्य खगोलीय वेधशालाओं की बात करें तो वो लद्दाख में है, नैनीताल में है, माउंट आबू में है, पुणे में है, तमिलनाडु में है, ठीक है? और छठा जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जा रहा है। अगला न्यूज़ है और बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्रू 9 कैप्सूल। तो नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने अंतरिक्ष में 9 महीने से अधिक समय बिताने के बाद 19 मार्च 2025 को स्पेस एक्स के क्रू 9 कैप्सूल में सवार होकर फ्लोरिडा के तट पर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए। ठीक है? तो सुनीता विलियम और बुच विल्मोर जो है, वो बोइंग स्टारलन कैप्सूल से 8 दिवसीय मिशन के लिए जो है जून 2024 में गए थे। लेकिन कुछ तकनीकी समस्या आ जाने के कारण जो है वो वहीं फँसे रह गए और वहाँ जो है वो काफ़ी लंबे समय तक लगभग 9 महीने तक वहीं रहे और फिर जो है स्पेस एक्स के क्रू 9 कैप्सूल के द्वारा सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 19 मार्च 2025 को सुरक्षित भारत पर पुनः लौट आए हैं। ठीक है? ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज़ क्या है? अगला न्यूज़ है युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय। तो 24 जनवरी 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को हरी झंडी दिखाई। तो किन्होंने दिखाई है? राजनाथ सिंह ने दिखाई है। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। नाम क्या रखा गया है? नाम रखा गया है संजय। संजय है क्या? संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है। ठीक है? संजय को भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल द्वारा स्वदेशी और संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो संजय का निर्माण किनके द्वारा किया गया है? कि भारतीय सेना और बीईएल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको विकास किया गया है। अगला न्यूज़ है याला ग्लेशियर। याला ग्लेशियर कहाँ पे है? नेपाल में है। तो न्यूज़ क्या है? याला ग्लेशियर नेपाल के लांगटांग नेशनल पार्क में स्थित है। पिछले कुछ दशकों में अपने महत्वपूर्ण संकोचन के कारण हिमनद विज्ञान के अध्ययन का केंद्र रहा है। नेपाल के याला ग्लेशियर को गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। ठीक है? यह नेपाल का पहला ऐसा ग्लेशियर बन गया है जिसे मृत घोषित किया गया। तो यालिया ग्लेशियर जो है, याला ग्लेशियर, ये संकुचित हो रहा था, धीरे-धीरे पिघल के छोटा होता जा रहा था और यह नेपाल का पहला ऐसा ग्लेशियर है जिसे मृत घोषित किया गया है। ध्यान देंगे, एक और ग्लेशियर है चीन का दागू ग्लेशियर। चीन का दागू ग्लेशियर, इसे भी जो है मृत घोषित किया है और ये 2030 तक पूर्णतः गायब हो जाएगा। वहीं हम लोग अगर याला ग्लेशियर की बात करें जो कि नेपाल में अवस्थित है, यह 2040 तक पूर्णतः खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो याला ग्लेशियर नेपाल, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला न्यूज़ है जीवाणुओं से शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित। ये न्यूज़ क्या है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी आईआईटी मद्रास ने भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग द्वारा समर्थित जैव शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र लॉन्च किया है। ठीक है? तो आईआईटी मद्रास का नाम याद रखिएगा। ठीक है? जीवाणु से शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित कौन कर रहा है? तो आईआईटी मद्रास कर रहा है। ठीक है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मानव जीवन और पर्यावरण पर प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक के प्रभावों के बारे में बढ़ती चिंताओं को दूर करना। ठीक है? आईआईटी मद्रास जो है, वो इसका विकास कर रहा है। अगला है माउंट तारानाकी। तो माउंट तारानाकी जो है, ये न्यूज़ीलैंड का एक वोल्केनो है, ठीक है? ज्वालामुखी है और ये न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि माउंट तारानाकी को न्यूज़ीलैंड में एक मानवीय दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है? निष्क्रिय ज्वालामुखी को एक इंसान के रूप में कानूनी अधिकार और जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो ये कुछ बेहतरीन न्यूज़ है और कुछ नया है, तो ध्यान रखिएगा। माउंट तारानाकी कहाँ का है? तो न्यूज़ीलैंड का है। माउंट तारानाकी है क्या? तो एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, जिसे एक मानवीय दर्जा प्राप्त हुआ है और इसे मानवों के रूप में कानूनी अधिकार और जिम्मेदारियां दी गई हैं। ठीक है? अगला न्यूज़ है वायु रक्षा प्रणाली VSHORADS। ठीक है? तो इसे इसका फुल फॉर्म क्या है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये क्या है ये समझते हैं। डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने उड़ीसा के तट से चांदीपुर से बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लगातार 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं। ठीक है? ध्यान रखेंगे कि ये जो वायु रक्षा प्रणाली है, वह एक मैन पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है, यानी बहुत हल्का है। इसका निर्माण डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद द्वारा किया गया है। ठीक है? डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारत
हैदराबाद के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगला न्यूज़ है बायो लंपी वैक्सीन, ठीक है? तो लंपी डिज़ीज़ पता होगा आपको, ये मवेशियों में होने वाली डिज़ीज़ है, ठीक है? तो इस रोग के उपचार के लिए एक दवाई बनाई गई है, उसी से संबंधित न्यूज़ है। आइए से देखते हैं न्यूज़ क्या है। पशु स्वास्थ्य वैक्सीन निर्माता और भारत बायोटेक समूह की कंपनी बायोवेट, ठीक है? बायोवेट ने कहा कि डेयरी मवेशी और भैंसों के लिए गांठदार त्वचा रोग एलएसडी वैक्सीन बायोलंपी वैक्सीन के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का लाइसेंस मिला है, जिससे उसने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के सहयोग से विकसित किया है। तो कुछ नहीं, बस सिंपल ध्यान रखिएगा कि लंपी डिजीज़ के लिए बायोलंपी वैक्सीन बनाया गया है। पूछा जा सकता है बायोलंपी वैक्सीन क्या है? तो ये लंपी डिजीज़ के लिए मवेशियों के लिए बनाया गया है। अगला न्यूज़ है मत्स्य 6000, मत्स्य 6000 भारत की चौथी पीढ़ी की गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी है मत्स्य 6000। तो इसका परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। ध्यान रखेंगे कि ये 500 मीटर तक की गहराई तक ये आसानी से चला गया था, ठीक है? और ये समुद्रयान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? सरकार के डीप ओशन मिशन के तहत जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मत्स्य 600 का निर्माण किया है, ठीक है? तो मत्स्य 6000 क्या है, इसे आप लोग याद रखेंगे। आने वाले समय में जो है 2027-28 में ये चर्चा का विषय बना रहेगा, जब भारत अपना डीप ओपन ओशन मिशन लॉन्च करेगा। अगला न्यूज़ है ग्रेट बैकवर्ड बर्ड काउंट। तो बैकयार्ड बर्ड काउंट क्या है? ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट सबसे बड़े वैश्विक पक्षी देखने वाले आयोजनों में से एक है। यहाँ दुनिया भर के पक्षी देखने वाले प्रजातियों की गिनती में भाग लेते हैं। ठीक है? तो ये जो गिनती की गई है इसमें बंगाल जो है टॉप पे रहा है। बंगाल की 543 प्रजातियां इस सूची में रही हैं और ये सबसे ऊपर रहा है। ठीक है? तो बंगाल सबसे टॉप पे रहा है। इसके बाद बात करें तो उत्तराखंड है जिसकी 446 प्रजातियां पाई गई हैं और असम की 414 प्रजातियां। ठीक है? तो ये न्यूज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। अगला न्यूज़ है एक्सियोम मिशन। काफ़ी चर्चा में बना रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है भारत के लिए, क्योंकि भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं, ठीक है? तो शुभांशु शुक्ला का नाम याद रखिएगा, ये ग्रुप कैप्टन है और एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए हैं। ध्यान रखेंगे एक्सियोम जो है ये एक निजी अंतरिक्ष अभियान है, ठीक है? और एक्सियोम स्पेस जो है अ, वो नासा के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री यानी शुभांशु शुक्ला के अतिरिक्त 3 अन्य यात्री भी गए थे। तो मैं आपको चारों का नाम बता देता हूँ। पहला तो भारत के शुभांशु शुक्ला हैं, दूसरे पोलैंड के हैं स्लावोज उजनास्की, तीसरे हैं हंगरी के टिबोर कापू और चौथे हैं अमेरिका के पेगी विट्सन। ठीक है? तो इन चारों का नाम याद रखिएगा। भारत के हैं शुभांशु शुक्ला, पोलैंड के हैं स्लावोज उजनास्की, तीसरे हैं हंगरी के टिबोर कापू, चौथे हैं अमेरिका के पैगी विट्सन। ठीक है? ध्यान रखिएगा कि ये जो एक्सियोम 4 मिशन के तहत जो 4 अंतरिक्ष यात्री गए हैं, वह 14 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे रहेंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। ये 14 दिनों के बाद जो है यह पुनः पृथ्वी पर लौट आएँगे। अगला न्यूज़ है 8वां राष्ट्रीय उद्यान चिरांग रिपु हाथी रिज़र्व। तो असम का 8वां राष्ट्रीय उद्यान अधिसूचित किया गया है, जिसका नाम है चिरांग रिपु हाथी रिज़र्व। आइए देखते हैं। असम मंत्रिमंडल ने चिरांग रिपु हाथी रिज़र्व को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है, ठीक है? अभी सिर्फ अधिसूचित किया गया है। इस जंगल को अब सिखना जुलाओ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाएगा। क्या नाम से जाना जाएगा? सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान देंगे कि यह भारत भूटान की सीमा पर स्थित है। आप ये बताइए कि वर्तमान में जो लेटेस्ट टाइगर रिज़र्व बनाया गया है, टाइगर रिज़र्व कौन-सा है? मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि ये मध्य प्रदेश का टाइगर रिज़र्व है, आपको इसका नाम बताना है। 58th क्रम का टाइगर रिज़र्व कौन-सा है? 58वें क्रम का। अगला न्यूज़ देखते हैं, सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह शनि। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने गैस के विशालकाय ग्रह शनि के 128 नए चंद्रमाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी है, जिससे ग्रह की चंद्रमाओं की संख्या 274 हो गई है। तो शनि के कुल अ,
उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 274। शनि के 274 हैं, बृहस्पति के 95 हैं, यूरेनस के 28 हैं, नेपच्यून के 16 हैं, मंगल के 2 हैं, फोबोस और डेमोस, पृथ्वी का 1 है, जिसे हम लोग चंद्रमा के नाम से जानते हैं, और बुध और शुक्र जो है इसका कोई चंद्रमा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि शनि के 274 सैटेलाइट्स हो गए हैं, 274 उपग्रह हो गए हैं, जिसे हम लोग चंद्रमा भी कहते हैं। अगला है चंद्रयान 5 मिशन। चंद्रयान 5 मिशन क्या है? भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को आधिकारिक रूप से मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह का उन्नत अध्ययन करना है। 16 मार्च 2025 को इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन द्वारा, देखिए इसरो के अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, अध्यक्ष का नाम क्या है? वी नारायणन। पहले इसको बदला गया है, ठीक है? तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन, ठीक है? तो इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन द्वारा घोषित इस मिशन को जापान की अंतरिक्ष एजेंसी एजेंसी जाक्सा के सहयोग से क्रियान्वित किया जाएगा। तो चंद्रयान 5 जो है वो इसरो, ठीक है? इसरो और जाक्सा का संयुक्त प्रयास होगा। इसरो और जाक्सा का, यानी भारत का इसरो और जापान का जाक्सा, इसका सहयोग से इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है? चंद्रयान 4 मिशन के बारे में बात कर लें तो ये इसरो के द्वारा भेजा जाएगा और वर्ष 2037 में लॉन्च होने की उम्मीद है। चंद्रयान के बारे में बात कर लेते हैं। जहाँ तक चंद्रयान 1 की बात है, तो ये 2008 में लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 2 ये 2019 में लॉन्च हुआ था, लेकिन ये अंतिम चरण में जो है असफल रहा था। फिर चंद्रयान 3 जो है ये 23 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था। इसमें लैंडर विक्रम था और रोवर प्रज्ञान था। ध्यान देंगे 23 अगस्त 2023 को जो चंद्रयान 3 गया, तो इसके ही उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष जो है 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं, इंडियन स्पेस डे, ठीक है? 23 अगस्त को प्रतिवर्ष इंडियन स्पेस डे मनाया जाता है। अगला न्यूज़ है विक्रम 3201 और कल्पना 3201। तो ये विक्रम और कल्पना क्या है ये समझिए। विक्रम से विक्रम साराभाई याद रखिएगा और कल्पना से कल्पना चावला, ठीक है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंडीगढ़ में सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के साथ मिलकर 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किए हैं, ठीक है? तो ये सब क्या है? कल्पना 3201 और विक्रम 3201 क्या है? तो ये 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है? कैसे बनाया गया है? तो ये चंडीगढ़ के सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के साथ मिलकर बनाया गया है। अगला न्यूज़ है जिंगीबर जगन्नाथी साहू और प्रियदर्शनी। तो ये क्या है? उड़ीसा के बारीपदा के महाराज श्री रामचंद्र भंज देव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मयूरभंज जिले के सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व से जंगली अदरक की एक नई प्रजाति की खोज करने का दावा किया है। नई प्रजाति का नाम क्या है? जिंगीबर जगन्नाथी साहू और प्रियदर्शनी, ठीक है? ये भगवान जगन्नाथ के नाम पर इसका नाम रखा गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि जिंगीबर जगन्नाथी साहू क्या है? तो ये हल्दी की नई प्रजाति है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। सॉरी, अदरक की, ठीक है? अदरक की नई प्रजाति है। प्रियदर्शनी भी क्या है? तो ये भी अदरक, जंगली अदरक की नई प्रजाति है। अगला न्यूज़ है अंतरिक्ष स्टार्टअप HEX-20 का नीला उपग्रह। तो ये न्यूज़ क्या है? केरल की सबसे लंबी नदी के नाम नीला यानी भरतपुजा नदी पर बने उपग्रह नीला को स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 13 मिशन द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये बस इतना ध्यान रखिएगा। तो केरल की इस जो सबसे लंबी नदी के नाम पर भरतपुजा नदी, जो कि भरतपुजा नदी है, उसके नाम पर एक नीला उपग्रह का निर्माण किया गया था, जो स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 13 मिशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो मिशन का नाम याद रखिएगा, स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 13 मिशन के द्वारा इसका लॉन्च किया गया है, ठीक है? नीला, जिसे जर्मन फर्म डेक्यूबेट द्वारा बनाए गए एक्सक्यूबेटर पेलोड को अंतरिक्ष में पहुंचाया, को शहर स्थित हैक्स-20 द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है? तो हमारे लिए बस इतना इम्पोर्टेंट है कि ये जो नीला उपग्रह है, इसे किस मिशन के द्वारा लॉन्च किया गया? तो स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर मिशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है? अगला न्यूज़ देखते हैं फ्रेम 2 मिशन। तो 31 मार्च 2025 को स्पेस एक्स ने एक बार फिर फ्रेम 2 मिशन के साथ इतिहास रच दिया है, जो पृथ्वी के ध्रुवों पर परिक्रमा करने वाला पहला मानव स्पेस फ्लाइट है, ठीक है? तो फ्रेम 2 मिशन क्या है? स्पेस एक्स का एक मिशन था, जो पृथ्वी के ध्रुवों पर परिक्रमा करने वाला पहला मानव स्पेस फ्लाइट है, ठीक है? तो फ्रेम 2 मिशन के तहत
पृथ्वी का जो ध्रुव है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इस पे परिक्रमा करने वाला पहला मानव स्पेस फ्लाइट है। ये स्पेस एक्स का मिशन था। अगला न्यूज़ देखते हैं। नई किस्म SP95/4 ये क्या है? तो ICAR यानी केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित एक नई नारंगी मांस वाली शकरकंद किस्म केरल और देश के अन्य हिस्सों में आदिवासी खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम को मजबूत करने में भूमिका निभाने के लिए तैयार है। तो ये नई किस्म है SP95/4 किस चीज़ की किस्म है? तो ये शकरकंद की है, ठीक है? ये फार्टिड है, मतलब क्या है कि इसमें पोषक तत्व से भरपूर होगा ये। बायो फोर्टिफाइड होने का मतलब होता है कि पोषक तत्वों से भरपूर होना, ठीक है? ये नारंगी गुद्दा वाला शकरकंद है, ठीक है? नारंगी गुद्दा का होगा, जिसका नाम क्या है? SP95/4, ठीक है? चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं, बायोमास मिशन। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी यूरोपीय स्टेट स्पेस एजेंसी का नया मिशन बायोमास मिशन जो दुनिया के जंगलों का मानचित्रण करेगा। तो बायोमास मिशन जो है किसके द्वारा भेजा गया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। इसका काम क्या होगा? तो ये दुनिया के जंगलों का मानचित्रण करेगा। ध्यान देंगे कि यह मिशन फ्रेंच गुयाना में यूरोप के स्पेस पोर्ट से वेगा सी रॉकेट ने उड़ान भरी थी, ठीक है? तो ये जो मिशन है ये फ्रेंच गुयाना से प्रतिपादित किया था, विक्षेपित किया गया था। नाम क्या है? बायोमास मिशन। अगला न्यूज़ है लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली, तो न्यूज़ क्या है? भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसने उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाकर नष्ट कर सकता है। रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर चुका है। मतलब भारत जो है चौथा देश बन गया है, इससे पूर्व रूस, चीन और यूएसए लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण कर चुका है। ध्यान रखेंगे कि ये 30 किलोवाट की लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली MK2 का परीक्षण रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के नेशनल ओपन एयर रेंज में किया गया। तो बस सिंपल ध्यान रखिएगा कि भारत जो है वो लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली को प्राप्त कर चुका है। इसका विकास भारत में किया जा चुका है। अगला है INS वर्षा। ये न्यूज़ क्या है? भारत सरकार वर्ष 2026 तक आंध्र प्रदेश में रामबिली के पास पूर्वी तट पर परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी के लिए समर्पित नौसेना बेस INS वर्षा को चालू करने की तैयारी कर रहा है। तो INS वर्षा जो है ना ये नौसेना बेस है। देखिए INS सुन के ये नहीं समझ लीजिएगा कि ये किसी प्रकार का पोत है या पनडुब्बी है, ठीक है? तो ये जो है ना नौसेना बेस है, जो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के लिए समर्पित होगा, ठीक है? तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। INS वर्षा। अगला न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ है कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण। तो भारत की निजी एयर स्पेस कंपनी है स्काईरूट एयरोस्पेस, उसने कलाम 100 इंजन का 36 अग्नि परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। तो पूछा जा सकता है कि कलाम 100 जो है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो स्काईरूट एयरोस्पेस जो एक निजी एयर स्पेस कंपनी है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ठीक है? कलाम 100 स्काईरूट एयरोस्पेस के द्वारा। अगला न्यूज़ देखते हैं मेघयान 25। तो ध्यान रखिएगा 14 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना के मौसम विज्ञान और महासागर विज्ञान संगोष्ठी का तीसरा संस्करण मेघयान 25 विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के गठन और WMO दिवस 2025 के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। तो मेघयान क्या है? ये भारतीय नौसेना के मौसम विज्ञान और महासागर विज्ञान संगोष्ठी का तीसरा संस्करण था। संस्करण का संख्या क्या था? तीसरा था। नाम क्या है? मेघयान 25, ठीक है? WMO दिवस की थीम क्या थी? तो थीम थी एक साथ प्रारंभिक चेतना अंतर को बंद करना। एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना, ठीक है? अगला न्यूज़ है प्रोजेक्ट सिक्योर, ठीक है? प्रोजेक्ट सिक्योर क्या है? तो कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाली एक क्रांतिकारी परियोजना सिक्योर ने इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर कार्य करना शुरू किया है। तो कार्बन को जो है ना समुद्र में अवशोषित कर लेने की एक परियोजना है जिसका नाम सिक्योर रखा गया है। ये इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर कार्य करना शुरू किया था। इंग्लैंड भी याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यह है कि यह पता लगाना कि क्या समुद्री जल से सीधे कार्बन को अवशोषित करके वायुमंडलीय CO2 के स्तर को कम किया जा सकता है। ठीक है? यानी
जो समुद्र का जल होगा वही कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकता है कि नहीं, कार्बन सिंक कर सकता है कि नहीं, ये पता लगाना है, ठीक है? तो सी की ओर क्या है? अब समझ चुके हैं आप लोग, और इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर जो है ये कार्य करना शुरू किया है। अगला न्यूज़ है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन एक कंपनी है, अमेज़न के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, उनकी कंपनी है ये, ठीक है? तो न्यूज़ क्या है कि 14 अप्रैल 2025 को पॉप स्टार केटी पेरी और 5 अन्य महिलाएं, जैसे अरबपति जेफ बेजोस की अ, निजी कंपनी ब्लू ओरिजिन द्वारा संचालित रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष में गई थी, ठीक है? तो 5 महिलाएं गई हैं, केटी पेरी के अलावा और कौन-कौन थी इस पे? तो इस पे बेजोस की मंगेतर लॉरेन साचेज थी। इसके अलावा सीबीएम प्रस्तोता गेल किंग थी। नासा की पूर्व रॉकेट वैज्ञानिक आइसा वोब थी। फिर नागरिक अधिकार कार्यकर्ता अमांडा एन गुवेन थी और फ़िल्म मेकर केरियन फ्लिन थी। तो ये 5 महिलाएँ जो हैं एक साथ अंतरिक्ष में गई हैं, ब्लू ओरिजिन कंपनी की रॉकेट से, ठीक है? अगला न्यूज़ देखते हैं, गैर परमाणु हाइड्रोजन बम। तो चीन ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम विकसित कर लिया है। अब ये क्या है टेक्नोलॉजी समझिए, तो यह उपकरण जो है पारंपरिक हाइड्रोजन बम से अलग है, क्योंकि यह परमाणु सामग्री पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग करता है, ठीक है? तो ये हाइड्रोजन का उपयोग नहीं करता, परमाणु का उपयोग नहीं करता है, बल्कि ये मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करता है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा कि ये चीन के द्वारा विकसित किया गया है। अगला है हल्दी की किस्म आईआईएसआर सूर्या, ठीक है? तो हल्दी की किस्म है आईआईएसआर सूर्या। भारतीय मसाला अनुसंधान संगठन कोच्चिकोड केरल ने विशेष रूप से मसाला उद्योग के लिए एक नई हल्के रंग की हल्दी की किस्म विकसित की है। इसका नाम क्या रखा गया है? आईआईएसआर सूर्या। अगला न्यूज़ देखते हैं, 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप आयरन वुड। तो अल्फाबेट के गूगल ने आयरन वुड नाम की एक अपनी 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप का अनावरण किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आयरन वुड क्या है? तो बताएँगे कि ये 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप है। किस कंपनी के द्वारा इसका विकास किया गया है? तो अल्फाबेट के गूगल के द्वारा, यानी गूगल के द्वारा किया गया है। ठीक है? चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। 107वें राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल। तो उड़ीसा का जो सिमलीपाल है उसको आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल गया है और ये 107वां राष्ट्रीय उद्यान होगा। उड़ीसा का ये दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। उड़ीसा में इससे पहले भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान था और वर्तमान में फिर सिमलीपाल को भी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। ठीक है? चलिए अगला देखते हैं, लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या 477। तो सिंपल न्यूज़ ये समझ लीजिए कि भारत में सबसे ज़्यादा हिम तेंदुआ जो है वो लद्दाख में पाया जाता है। लद्दाख में 477 हिम तेंदुए हैं, ठीक है? उसमें से भी हेमिस नेशनल पार्क जो है इसमें सबसे ज़्यादा तेंदुए पाए गए हैं। अगला न्यूज़ है क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग जो है एक वैज्ञानिक तकनीक है जिससे कृत्रिम वर्षा कराई जाती थी। तो न्यूज़ क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली एनसीआर में दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल ने शहर के लगातार वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए प्रायोगिक क्लाउड सीडिंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ठीक है? तो क्लाउड सीडिंग करके वायु प्रदूषण को कम करने का योजना चलाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा कि जो क्लाउड सीडिंग की जो परियोजना है, उसका क्रियान्वयन और निगरानी आईआईटी कानपुर करेगी, ठीक है? आईआईटी कानपुर करेगी। ब्रह्मोस इकाई लखनऊ, ये न्यूज़ क्या है? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में एक नई ब्रह्मोस एयरोस्पेस एकीकरण और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पे किया है? लखनऊ में। क्या किया है? तो ब्रह्मोस एयरोस्पेस एकीकरण और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है। किनके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। अगला न्यूज़ है डीआरडीओ की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा। ये नवदुर्गा क्या है? नवदुर्गा डीआरडीओ की नवदुर्गा मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के नाययांगलका में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की नवदुर्गा मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी, जिसकी लागत करीब 1460 करोड़ रुपए है। भारत के पास उड़ीसा तट के पास चांदीपुर और व्हीलर द्वीप पर 2 कार्यात्मक मिसाइल परीक्षण रेंज है। तो पहले से 2 है, चांदीपुर और व्हीलर द्वीप पर, और तीसरा जो है बनाया जा रहा है जिसका नाम रखा जाएगा नवदुर्गा। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कृष्णा जिले के नग्यालंका में ये बनाया जा रहा है। अगला है सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी सेवाएं स्टारलिंक।
तो एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्टारलिंक जो है, वो भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देने के लिए भारत सरकार के साथ मतलब समझौता किया है और भारत सरकार की जो है हरी झंडी भी स्टारलिंक को मिल गई है। स्टारलिंक 25 एमबीपीएस से लेकर 220 एमबीपीएस के बीच डाउनलोड स्पीड प्रोवाइड कराएगा, वहीं 5 एमबीपीएस से 20 एमबीपीएस तक की अपलोड स्पीड प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक। ये स्पेस इंटरनेट संबंधी सेवाएं देगा, मतलब सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवाएं देगा। भरगा भार्गवास्त्र, ठीक है, भार्गवास्त्र क्या है? तो भारत के आधुनिक युद्ध में ड्रोन झुंडों के बढ़ते खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई स्वदेशी उन्नत हथियार प्रणाली भार्गवास्त्र का गोपालपुर ओडिशा में जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो भार्गवास्त्र क्या है? तो ड्रोन झुंडों को जो खतरा है, आप देखे होंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच जो वर्तमान में युद्ध हुआ था अभी ऑपरेशन सिंदूर में, तो पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत सारा ड्रोन हमला किया गया था। ऐसी किसी संभावनाओं को दूर करने के लिए, है ना, भारत सरकार जो है वो भार्गवास्त्र का विकास कर रही है, ठीक है? और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। तो जहाँ तक भार्गवास्त्र की बात है, तो इसका निर्माण सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है? तो सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा भार्गवास्त्र का विकास किया गया है। अगला न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ है ट्रैकोमा का उन्मूलन। तो ध्यान रखिएगा, जेनेवा के 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में अ, भारत को जो है ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, भारत के अलावा नेपाल और म्यांमार को भी जो है ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, अगला न्यूज़ है गगनयान वर्ष। तो इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एन नारायण ने भारत की महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए वर्ष 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया है। ठीक है, तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? एन नारायणन। उन्होंने वर्ष 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है प्रोजेक्ट कुश। प्रोजेक्ट कुश क्या है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जो आकाश तीर जैसे स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली, आकाश तीर याद रखिएगा, आकाश तीर क्या है? स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली है, उसका निर्माण करती है। ठीक है, और प्रोजेक्ट कुश के तहत जो है ना, वो क्या करेगी? तो S-400 के प्रकार की स्वदेशी लंबी दूरी से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए एक डिफेंस सिस्टम तैयार करेगी। तो प्रोजेक्ट कुश क्या है? भारत का नया डिफेंस सिस्टम निर्माण करने के लिए एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, अगला न्यूज़ है भारत पूर्वानुमान प्रणाली। तो मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए जो है इसका निर्माण किया जा रहा है और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा स्वदेशी रूप से इसको विकसित किया जा रहा है। ठीक है, अगला न्यूज़ है माउंट एटना ज्वालामुखी। ध्यान रखिएगा, इटली में यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना फट गया है। हमारे लिए बस इतना इम्पोर्टेंट है कि माउंट एटना कहाँ पे मौजूद है? तो ये इटली में मौजूद है। ठीक है, इटली एक यूरोपीय देश है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला न्यूज़ है इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। तो ये क्या है? चेन्नई स्थित निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा किया गया है। ये एक चेन्नई स्थित निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप है। अगला है जीन संपादित भेड़। ध्यान रखिएगा, भारत की पहली जीन संपादित भेड़ बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल किया गया है। किसके द्वारा इसका भेड़ का जो है जीन भेड़ का क्लोन तैयार किया गया है? तो ये है शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, तो शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विद्यालय के द्वारा जो है भेड़ का क्लोन तैयार किया गया है। ठीक है, जिसका नाम क्या रखा है? नूरी नाम रखा गया है। माफ़ कीजिएगा, नूरी जो है वो भेड़ का नाम नहीं बल्कि एक बकरी का नाम था, पश्मीना बकरी का, जो 2012 में भारत की पहली क्लोन थी। ठीक है, तो अभी हाल में जो है भेड़ का क्लोन तैयार किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा। अगला न्यूज़ देखते हैं क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र। तो ये न्यूज़ क्या है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, और उद्घाटन जो है
ये डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत के द्वारा किया गया था। तो डीआरडीओ ने दिल्ली के मेटकाफ हाउस में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है, ठीक है? किसका? क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, किसके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत के द्वारा। अगला न्यूज़ है भारत में एशियाई शेरों की संख्या। तो भारत में एशियाई शेरों की गिनती की गई थी। गुजरात वन विभाग के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की शेर आबादी जो है, जो विशेष रूप से गुजरात में केंद्रित है, वर्ष 2020 से 25 के बीच 32% बढ़ी है। ठीक है? पहले ये 674 थी और बढ़कर जो है 2025 में इसकी संख्या 891 हो गई है। ध्यान रखिएगा शेरों की संख्या बढ़कर 891 हो गई है। अगला न्यूज़ है एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन। एआई केंद्रित स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन तो क्या है? भारत को वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बनने जा रही है। तो रायपुर के नवा में जो है एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है? जो देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र होगा। कहाँ पे निर्माण किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। अगला न्यूज़ है टाइगर कॉरिडोर। तो कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व। न्यूज़ क्या है? तेलंगाना राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36A के प्रावधानों के अनुसार राज्य में कंवर टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र के तडोबा आंध्री टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाले टाइगर कॉरिडोर क्षेत्र को, जिसका नाम कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व रखा गया है, उसको घोषित किया है। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा ये जो कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व है, ये एक कॉरिडोर होगा और ये जो है आपको कंवर टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र के तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व से जोड़ेगा। ठीक है? कंवर टाइगर रिजर्व को तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व से जोड़ने का काम करेगा कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व। अगला न्यूज़ है अवेयर प्लेटफॉर्म। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा कि ये आंध्र प्रदेश सरकार की रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी और इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर ने आंध्र प्रदेश में वास्तविक समय के नागरिक केंद्रीय शासन के लिए अंतरिक्ष तकनीक का लाभ उठाने के लिए 5 वर्ष के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो आंध्र प्रदेश में जो है ये आरटीजीएस और इसरो के द्वारा जो है एक समझौता किया गया है, जिसके लिए जो है 5 वर्ष के लिए ये समझौता किया गया है। इसके तहत क्या होगा? तो नागरिक केंद्रित शासन जो है उसको और सुलभ बनाया जाएगा। अगला न्यूज़ है चक्रवात शक्ति। तो 13 मई 2025 को भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने घोषणा की कि बंगाल की खाड़ी में शक्ति नामक चक्रवात बना है और यह नाम जो है शक्ति, ये नाम श्रीलंका द्वारा दिया गया था। अगला न्यूज़ है डायबिटीज़ के टाइप 5 को मान्यता। तो ध्यान देंगे कि टाइप 5 डायबिटीज़ जो है ये कुपोषण से होता है, ऐसा हाल ही में जो है घोषणा की गई है। ठीक है? तो सारा डायबिटीज़ जो है ना वो चीनी और इंसुलिन की कमी से ही नहीं होता है या चीनी के अधिक उपयोग से नहीं होता है, बल्कि कुछ डायबिटीज़ जो है कुपोषण से भी होता है। ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा टाइप 5 डायबिटीज़ कुपोषण से होता है। धनुषकोडी ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य। तो ध्यान दीजिएगा तमिलनाडु सरकार ने आधिकारिक तौर पर रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया है। ठीक है? तो तमिलनाडु के में जो है ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ध्यान देंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया गया है, वो मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी के भीतर ही स्थित है। ठीक है? तो मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी के भीतर ही स्थित है। अगला है सोचने वाला उपग्रह। तो ध्यान दीजिएगा भारत का पहला थिंकिंग डेटा कंप्यूटर सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है, ठीक है? और इसका नाम क्या रखा गया है? टेक मी टू स्पेस। टेक मी टू स्पेस क्या है? ये भारत का पहला डेटा कंप्यूटर सैटेलाइट है, जिसको लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है, ठीक है? आगे देखते हैं अरहर दाल की ताप सहिष्णु उन्नत किस्म। तो देखिए अरहर दाल का जो है एक नया किस्म तैयार किया गया है, जिसका नाम है ICPV 25444। अब ये क्या है? तो ये समझिए यह अपनी तरह की पहली अरहर की किस्म है जो गर्मियों के उच्च तापमान को झेल सकती है। ठीक है? और यह 125 दिन में ही पक सकती है। नाम क्या रखा गया है? ICPV 25444। और इसका निर्माण या इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? तो इसका विकास जो है वो हैदराबाद स्थित अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए
अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है? तो ये है क्या? ये अरहर दाल की एक किस्म है, नाम क्या है? ICPV 25444। अगला न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ है नैनोजाइम विकसित एट IISc बेंगलुरु। तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के वैज्ञानिकों ने एक छोटा कृत्रिम धातु आधारित एंजाइम, जिसे नैनोजाइम कहते हैं, उसे विकसित किया है। किसने किया है? IISc बेंगलुरु ने किया है। एक छोटा कृत्रिम धातु आधारित एंजाइम है, जिसको नैनोजाइम कहा जाता है, ठीक है? ध्यान देंगे कि जिसका संभावित रूप से फुस्फुसीय थ्रोम्बोम्बोलिज्म जैसी स्थितियों के कारण होने वाले असामान्य रक्त के थक्के को रोकने के लिए उपयोग किया जा सकता है, ठीक है? फिर IISc ने अकार्बनिक और भौतिक रसायन विभाग के प्रोफेसर जी मुगेश के नेतृत्व में एक टीम ने वेनेडियम पोर्टोक्साइड नामक पदार्थ का उपयोग करके नैनो आकार का कण बनाया है। तो वेनेडियम पेंटोक्साइड नामक पदार्थ का उपयोग करके जो है नैनो आकार का कण बनाया है, ठीक है? बनाया क्या है? नैनोजाइम। है क्या ये नैनोजाइम? तो ये एक छोटा कृत्रिम धातु आधारित एंजाइम है। अगला और लास्ट न्यूज़ है आईबैक्स तराना 88.4 एफएम। तो आईबैक्स तराना क्या है? तो ये सेना प्रमुख, ये थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ में युवाओं को समर्पित गढ़वाल क्षेत्र के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। इसके द्वारा उद्घाटन किया गया है जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा। कहाँ पे? उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ में, ठीक है? और ये गढ़वाल क्षेत्र का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। नाम क्या रखा गया है? आईबैक्स तराना। तो इस तरीके से हम लोगों ने अ, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से संबंधित जो भी करंट अफ़ेयर्स थे, जनवरी 2025 से जून 2025 तक, उनको देखा है। इससे पहले हम लोगों ने आर्थिक परिदृश्य के भी करंट अफ़ेयर्स को देखा था, ठीक है? तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग खेल खिलाड़ी, कुछ पुस्तक, कुछ चर्चित जो व्यक्तित्व चर्चा में रहे हैं उनको, और इससे जुड़े हुए अन्य करंट अफ़ेयर्स को देखेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।